हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 8 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस जो है वो फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में CAA के अगेंस्ट में। तो वो कहाँ तक वैलिड था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के तहत। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का, ये फॉल होता है ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के तहत। एंड यहाँ पे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल जो वर्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो जब भी लॉ के अंदर हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो वर्ड है ओरिजिनल, उसका मतलब होता है द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस। यानी कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है तो उस डिस्प्यूट को हियर करने का जो राइट दिया गया है वो किसी पर्टिकुलर कोर्ट को दिया गया। तो जब हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो उस डिस्प्यूट को फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट में हियर किया जाएगा, किसी और कोर्ट के अंदर इस डिस्प्यूट को हियर नहीं किया जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो केसेस ओरिजिनेट होता है तो वो लोअर कोर्ट से होते हुए फाइनली पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। ओके, बट जब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत कोई टॉपिक अगर फॉल हो रहा है तब वो जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो वर्ड है उसका। और एक्सक्लूसिव जो वर्ड है वो भी यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हम कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, यानी किसी और कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे केस को डील करे या फिर ऐसे केस के ऊपर कोई जजमेंट सुनाए। तो अगर हम कह रहे हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर केस है वो सिर्फ ओरिजिनेट हो सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और उस केस के ऊपर कोई और कोर्ट जो है वो सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत जो है कौन कौन सी चीज़ें फॉल होती है। तो हम अगर देखें तो इंडिया के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फॉलो किया जाता है। एंड वी नो दैट फेडरलिज्म इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। फेडरलिज्म है मतलब क्या है कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंड सेंटर में भी गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो अगर डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो वैसे केसेस में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? क्या हम हाई कोर्ट के अंदर वो केसेस भेजेंगे? अगर हाई कोर्ट के अंदर केसेस भेजेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करवा दिया जाए, या फिर हो सकता है कि जो जस्टिफिकेशन है उसके ऊपर कोई विश्वास न करे। इसीलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट की तरह एक्ट करता है। एंड जब सेंटर एंड ओपोनेंट में वन या वन से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो अगर कुछ डिस्प्यूट रखते हैं, कुछ डिस्प्यूट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाकी स्टेट्स के बीच में, तो ऐसा अगर कोई केस होगा तो वो जो केस है वो डायरेक्टली पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे केस को कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड दूसरे साइड में एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो कुछ डिस्प्यूट में पड़ी हुई हैं, तो वैसा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। दूसरा कंडीशन ये आ जाता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक या दो स्टेट्स हो एंड ओपोजिट साइड में बाकी के जो स्टेट्स हैं वो अगर आ जाते हैं, तो ऐसा जो डिस्प्यूट होगा वो भी कहाँ पहुंचेगा, वो भी डायरेक्टली पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ठीक है, देन दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो भी वैसा जो केस है वो फर्स्ट इंस्टेंस में हियर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। किसी और कोर्ट में वो जो केस है वो नहीं भेजा जाएगा, नहीं जा सकता है, वहां पे उस केस की सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस हैं इसके तहत वो जो केसेस हैं वो डायरेक्टली पहुंच रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर हो गया। हम एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। बट संविधान में ये अगर पावर दी गई है कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होती है, तो जो पार्टीज़ हैं वो डायरेक्टली पहुंच सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक मुद्दे को लेके हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं एंड कहें कि नहीं, ये तो हमें राइट जो है मिला हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा, तो हम जो है केस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ जो पॉइंट्स है उसको हमें नज़र में रखना होगा, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहला जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा वो ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका लीगल राइट का अगर हनन होता है तो ही उस कंडीशन में वो जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत वो फॉल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि सीएए जो है वो गलत है, वो नल एंड वाइड जो है घोषित कर देना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पॉइंट के अंदर कि लीगल राइट जो है अगर उसका आपका हनन होता है तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस जो है फाइल कर सकते हो। बट पहला सवाल, क्या जो सिटीजनशिप का जो टॉपिक है, जो सिटीजनशिप का सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है? तो जी नहीं आता है। सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो किसके कंट्रोल में दिया गया है? तो वो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया गया है, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में दिया गया है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट ने उस चीज़ के ऊपर लॉ जो है वो बनाया है। तो पार्लियामेंट ने उस चीज़ के ऊपर जो लॉ बनाया है तो वो अपने दायरे में रह के उन्होंने बनाया है, क्योंकि उसका पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिला हुआ है। तो आप जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जो टॉपिक है उसको यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लिया कि ऐसा सिचुएशन होता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कोई चीज़ जो है वो आ रही है एंड उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ जो है बना दिया, तो वैसे कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डायरेक्टली केस फाइल कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के तहत। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो लीगल राइट हो जाएंगी स्टेट्स की। तो लीगल राइट का अगर आपका हनन हो रहा है, यानी स्टेट का एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स का हनन हो रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल राइट का हनन हो रहा है, तो दोनों जो पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस जो है वो फाइल कर सकती है अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बट अगर आप पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चंस को लेके पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह देगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है, तो हम इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो लोड है, जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है एंड आप हर बात के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं वर्कलोड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये जो पॉइंट है वो रखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि कोई भी सूट जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज़ करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वहां पे आपको जजमेंट देगा, आपकी चीज़ों को एंटरटेन करेगा। बट अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एज एन इंडिविजुअल केस फाइल करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप केस फाइल करते हैं, तो वो जो चीज़ है, वो जो हक है, वो आम जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उसको नहीं दिया गया। तो ये जो दो पॉइंट है वो हमें याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड फर्स्ट जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का केस है वो फाइल किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ओके, सो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत और कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन में रखी गई हैं। उन चीज़ों को लेके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो रहा है किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से, एंगेजमेंट की वजह से, ठीक है, यानी संविधान बनने से पहले कुछ ट्रीटी हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, कुछ केस जो है एराइज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हो। उस केस को जो है आप नॉर्मल तरीके से डील करोगे और वो जो केस है पहले आप नीचे लेवल पे उसको जो है फाइट करोगे और फिर धीरे धीरे आप अल्टीमेटली पहुंचोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, वैसे ही कोई ट्रीटी एग्रीमेंट जो है अगर पहले हुआ था एंड उसके तहत वो बताया गया है कि ये जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बाहर है, तो उस चीज़ को भी लेके आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस जो है फाइल नहीं कर सकते हो। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसको भी लेके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुँच सकते हो। पानी का जो विवाद होता रहता है, तो
दो या दो से अधिक स्टेट्स उसके अंदर अगर इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वो जो केस है वो नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, तो हमने अलग सिस्टम बना रखा है कि वाटर डिस्प्यूट को हम इन तरीकों से जो है क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमने अलग सिस्टम बना रखा है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस क्यों फाइल करें। ठीक है, वैसे ही कोई मैटर अगर फाइनेंस कमीशन को रेफर किया गया है तो उस मैटर को लेके भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत केस फाइल नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है, पेंशन का एडजस्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो रहा है एंड उसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो उस केस को भी लेके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हो। कोई ऑर्डिनरी कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको भी लेके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर हम देखें तो हर रोज़ होती है और हर रोज़ इन सब चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ऐसी भी चीज़ जो चीज़ें हैं उसको भी लेके आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर है तो मतलब सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उस केस को हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हियर करवाएंगे, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ डैमेजेस की बात हो रही है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गया एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं कर पा रही है, तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर स्पेशल टास्क फोर्स जो है भेजा एंड वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश की। बट जब लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही थी स्पेशल टास्क फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है, उस दौरान कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी जो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग कर रही है उन चीज़ों को डैमेज हो गया, तो उस डैमेज की रिकवरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें ध्यान रखना होगा, ये हमें जो है याद रखना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं मिलूंगा विद रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन को हम देखेंगे, सारे जो रेट्स होते हैं उनको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एंड चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बारे में जो विचार रखते हैं उसको एकदम से सही रखिए, उसको एकदम से प्योर रखिए, क्योंकि जैसे आप विचार रखते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। गौतम बुद्धा ने कहा है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आप जो है बनते जाएंगे। सो यू आर व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी। लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, उतार चढ़ाव जो है हर किसी की लाइफ में होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम हार मान जाएं या फिर हम सरेंडर कर दें। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिश जो है करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में with new topic, and till then take care, bye bye, thank you।